वेलकम टू माय न्यू वीडियो बच्चों। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पावर इन एसी सर्किट्स। अब जब भी हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हैं तो हम पावर को सिंपली डिफाइन करते हैं। पावर कैन डिफाइन एज मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट ऑफ V एंड I। अब पिछली जो डेरिवेशंस हैं उनमें हमने सभी के अंदर एक ही काम किया था। फर्स्ट V डिफाइन किया था, V इज इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी, और उसी के साथ में ही हमने करंट को भी डिफाइन कर लिया था। वो हमने डेरिवेशन के थ्रू निकाल लिया था और वो कितना आया था, I इज इक्वल्स टू Im साइन ओमेगा टी, मे बी प्लस फाइव, मे बी माइनस फाइव, प्लस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, कुछ भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द विच कंपोनेंट आर यू यूजिंग इन दैट सर्किट, वो उस पर डिपेंड करता है। तो स्टार्ट करते हैं कि कॉमनली यदि सर्किट हो तो पावर किस तरीके से लिखा जाए। तो पावर को डिफाइन करने से पहले मैं V लिख देता हूं। किसी भी सर्किट के अंदर वोल्टेज जो है उसको हमने दिया था Vm साइन ओमेगा टी से दे दिया था, और इसी के साथ में ही हमने I जो दिया था दैट वाज Im साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ले लेते हैं। एक सिंपल केस ले लेते हैं, यहां पर माइनस फाइव भी दिया जा सकता है। फाइव फेज कुछ भी हो सकती है, ठीक है, फाइव कुछ भी फेज हो सकती है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। इन इक्वेशंस को हम आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैं पावर निकाल लेता हूं। पावर को हम V इंटू I से डिफाइन करते हैं। सिंपली मैं कर देता हूं इसको मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा, देखिए Vm Im साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहां पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, साइन A प्लस बी। जब साइन A प्लस बी का फॉर्मूला हम लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी। इससे इसको ओपन कर लेते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। दैट इज Vm Im साइन ओमेगा टी, ओपन करता हूं, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। देखिए इसको आप हाफ द एंगल फॉर्मूला से चेंज भी कर सकते हैं, साइन 2 इंटू दिस वन, पर हम इजी करने के लिए इसको ऐसा कर रहे हैं। तो इसको आप खोल लीजिए, और खोलने के बाद आप क्या करें, इनको साइन ओमेगा टी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस तरीके से निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए Vm Im अंदर बच जाएगा बेटा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस, यहां पर देखिए मैं क्या करता हूं, हाफ लिख देता हूं, और इसके साथ में ही 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और साइन फाइव। इस तरीके से इसको लिख सकता हूं। इसी के साथ में इसको आप मल्टीप्लाई करना चाहें मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन वी आर इंटरेस्टेड इन एवरेज पावर। व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन, हम इंटरेस्टेड हैं एवरेज पावर निकालने में। तो इसको सबसे पहले मैं पावर निकाल लेता हूं। इसके बाद में पावर तो हमने लिख लिया है, इसको ओपन कर देंगे पावर आ जाएगी। लेकिन मैं एवरेज पावर निकालूं तो मुझे कई टर्म्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। Vm Im आर द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज एंड करंट, सो वी डू नॉट रिक्वायर टू टेक द एवरेज ऑफ दीज टर्म्स बिकॉज दीज आर बिहेविंग एज ए कॉन्स्टेंट। तो हम यहां पर देखिए केवल उन्हीं टर्म का लिया जाता है एवरेज जो टाइम पर डिपेंडेंट हो। टाइम पर डिपेंडेंट टर्म कौन सी है, ये है हमारे पास। इसको देखिए आप 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 2 ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो मुझे इसका लेना पड़ेगा, तो मैं ले लेता हूं एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका एवरेज ले लिया कॉस फाइव, प्लस इसका भी एवरेज ले लेता हूं। तो मैं साइन फाइव पहले लिख लेता हूं और इसका एवरेज लिखूंगा। तो ये मेरे पास जो टर्म है इसको मैं लिख सकता हूं साइन 2 ओमेगा टी, ओके। और इसका जब एवरेज लिया जाएगा तो एवरेज हम इजीली ले सकते हैं। इसका एवरेज हमें पता है दैट इज हाफ Vm Im, इसका एवरेज हाफ है। तो मैं यहां बाई 2 कर देता हूं, सॉरी अभी के लिए मैं इसको रख लेता हूं। लेकिन इसको यदि ट्रीट करें तो हम कहते हैं कि साइन 2 ओमेगा टी साइन n ओमेगा टी का जब हमने एवरेज का फॉर्मूला लिखा था तो उसमें लिखा था कि n ओमेगा टी का एवरेज जो लिया जाएगा, चाहे वो साइन n ओमेगा टी हो
चाहे वो cos ओमेगा n ओमेगा t हो, उनके एवरेज जो हैं वो हमारे पास कितने आते हैं, वो 0 आता है। ठीक है, तो यहां पर जो एवरेज आएगा इसका वो 0 आ जाएगा, लेकिन इसका जो एवरेज निकलेगा वो कितना निकलेगा, हाफ निकलेगा। तो केवल यही टर्म रह जाएगी हमारे पास, बाई 2 करके यहां पर मैं cos phi लिख लेता हूं। हमारे पास क्या आ गया, ये एवरेज पावर आ गई। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज पावर। अब एवरेज पावर निकालनी है तो इसकी कुछ कंडीशंस को डिस्कस, हालांकि एक तरीका और है इसको लिखने का, किस तरीके से लिखी जाए। एवरेज पावर कैन बी रिटन एज, देखिए Vm बाई रूट 2 इंटू Im बाई रूट 2 इंटू cos phi। ठीक है, और यहां पर Vm और Im को क्या लिख सकते हैं आप, Vm और Im को लिख सकते हैं बेटा हम Vrms मल्टीप्लाइड बाय IRMS cos phi। This is another important formula to memorize। अब बोले साहब ऐसा क्यों निकाला, ऐसा इसलिए निकाला कि एक सिंपल सी डेफिनेशन तो बना सकें। देखिए यहां पर यदि आपको डेफिनेशन पूछ ली जाती है तो आप इस फॉर्मूले से बहुत इजीली इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, इससे पहले मैं अभी डिफाइन करता हूं cos phi को, लेकिन इससे पहले मैं देखिए इसको लिख देता हूं, दिस इज ऑल्सो V इंटू I, बट इट कैन बी रिटन एज द VRMS पावर, व्हाट वी कॉल इट, द VRMS पावर cos phi, and cos phi can be written as average power upon PRMS power। ठीक है, इससे हम डिफाइन कर लेंगे, and we are interested in this quantity। cos phi क्या है, cos phi को कहते हैं बेटा हम पावर फैक्टर, what we call it, पावर फैक्टर। it is an important factor। क्यों, पहले तो ये दिमाग में होना चाहिए कि phi है क्या। अभी हम phi ले रहे हैं ना, phi है क्या, phi इज द फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है पावर फैक्टर, सॉरी फेज डिफरेंस है phi, और उसका यदि कोसाइन ले लिया जाए दैट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। तो उस फेज डिफरेंस का कोसाइन जो है वो पावर फैक्टर से डिफाइन किया जाता है, और ऑल्सो वी कैन डिफाइन एज ए रेशियो ऑफ एवरेज पावर टू द RMS पावर ऑफ द सर्किट। ठीक है, किसी सर्किट के अंदर एवरेज पावर और RMS पावर का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड पावर फैक्टर, जो इस फॉर्मूले से डिफाइन हो रहा है। क्लियर, इसी के साथ में पावर फैक्टर की कुछ कंडीशंस ली जा सकती है। मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन ये है कि प्योरली रेजिस्टर सर्किट हो, जिसके अंदर केवल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ हो। हमें पता है कि यदि किसी सर्किट में केवल रेजिस्टेंस जुड़ा हो, ओनली आर इज प्रेजेंट, तो आर केवल यहां पर है, तो क्या होगा बेटा, तो होगा ये कि यदि केवल आर प्रेजेंट है तो फाई कितना हो जाएगा, उसके लिए फाई कितना होता है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस। हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन आई एंड वी when in this case only R is connected। तो उस कंडीशन में फाई कितना था, 0 था। याद करिए फेजर डायग्राम जहां पर V भी और I दोनों सेम ओमेगा टी से डिनोट किए गए थे, फेज दोनों का ओमेगा टी था, तो फेज डिफरेंस 0 हो गया, फाई 0 हो गया। cos 0 कितना हुआ बेटा, 1 हुआ। cos 0 1 का मतलब यह है कि यहां पर जो पावर डिसिपेशन है दैट इज मैक्सिमम इन दिस केस, पावर डिसिपेशन इज मैक्सिमम इन दिस केस। या फिर यूं कहें पावर डिसिपेशन जो होगा वो इतना होगा Vm Im by 2, और वी कैन से दैट Vrms into IRMS, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 हो जाती है। सेकंड केस हमारा ये है कि मान लीजिए कोई कैपेसिटेंस जुड़ा हो, कैपेसिटर जुड़ा हो, या कोई इंडक्टर जुड़ा हो। ठीक है, कैपेसिटर प्रेजेंट हो, या प्रेजेंट कौन हो, या इंडक्टर प्रेजेंट हो, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट है, तो फाई कितना होता है, फाई कितना होता है बेटा, इसके लिए याद कीजिए प्लस पाई बाई 2 या माइनस पाई बाई 2 आता है, इसलिए फाई प्लस माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा। और दोनों ही कंडीशन में जो वैल्यू है वो वैल्यू प्लस माइनस 1 ही रहेगी। ठीक है, प्लस माइनस 1 रहेगी। तो यहां पर जो एवरेज पावर है
वो या तो पावर गेन होगा या पावर लॉस होगा, लेकिन पावर डिसिपेशन तो इक्वल ही रहेगा। और वो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस पाई बाई टू, सॉरी प्लस माइनस पाई बाई टू की वैल्यू जो है हमारे पास जीरो आती है, तो पावर डिसिपेशन ही जीरो हो गया ना। तो एवरेज पावर कितनी आई, जीरो आई। देयर इज नो डिसिपेशन ऑफ पावर इफ ओनली कैपेसिटेंस, ओनली इंडक्टर और बोथ आर कनेक्टेड इन द सर्किट। केवल दोनों यही है तो कोई पावर डिसिपेशन नहीं होगा। इन द थर्ड केस वी वांट टू डिस्कस, यहां पर तीनों ही जुड़े हुए हैं, आरएलसी सर्किट हो, ठीक है, बट आरएलसी सर्किट तो है लेकिन रेजोनेंस कंडीशन में है। रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, एक्सी एक्सएल के इक्वल होता है, और उस कंडीशन में फिर फाई जीरो हो जाएगा। फाई कितना हो जाएगा, रेजोनेंस कंडीशन में इफ एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी है तो फिर फाई कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और उस कंडीशन में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हमारे पास कितना आएगा, आई स्क्वायर आर के इक्वल आ जाएगा, या फिर आई स्क्वायर जेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी कंडीशंस आ जाती है कि फाई पर्टिकुलर केसेस के लिए कितने हैं। क्लियर। तो इस तरीके से हम पावर फैक्टर, इस कंडीशन को हम इंपॉर्टेंट कंडीशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस कंडीशन में यदि केवल कैपेसिटर, इंडक्टर या दोनों जुड़े हुए हो तो इनमें कोई पावर लॉस नहीं होता है। और इस कंडीशन में जो करंट सर्किट में से फ्लो करती है उस करंट को हम क्या कहते हैं बेटा, उसको कहते हैं वॉटलेस करंट। व्हाट वी कॉल इट, वी कॉल देम वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट मतलब जिसका कोई पावर लॉस ही नहीं हो, क्योंकि व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, दैट्स व्हाई इफ देयर इज नो लॉस ऑफ पावर देन वी कैन कॉल दैट करंट द वॉटलेस करंट, एंड इट इज ओनली पॉसिबल इन दीज टाइप्स ऑफ सर्किट्स। तो ये बेटा ये हमारा हो गया आज का एक पावर फैक्टर का डेरिवेशन, जिसको हम इजीली निकाल सकते हैं, डिफाइन भी कर सकते हैं। I hope you understand this topic very easily. Let's see the next topic and that is LC oscillation. LC oscillation का मतलब क्या है, LC oscillation में एक L और एक C मीन्स एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर जब जुड़े हुए हों तो इनके अंदर कुछ ऑसिलेशन जनरेट होते हैं। बोले साहब ये कैसे पॉसिबल है, तो देखिए कैसे पॉसिबल है। सबसे पहले हम एक सर्किट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं टैंक सर्किट। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इसी तरीके से बिहेव करता है। मान लीजिए एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर इसके अंदर जुड़े हुए हैं। ये कि हमारे कोर्स में केवल क्वालिटेटिव आइडिया है तो हम उसी तरीके से इसको केवल एक बार समझ लेते हैं। देखिए यहां पर एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, एक इंडक्टर जुड़ा हुआ है। इन द इनिशियल कंडीशन इफ द कैपेसिटर इज चार्ज्ड, मान लीजिए ये कैपेसिटर चार्ज्ड कंडीशन में है, तो चार्ज है, जैसे ही मैं यहां से एक इंडक्टर इसको कनेक्ट करता हूं तो कनेक्ट करने से क्या होगा, इसके अंदर करंट फ्लो होने लग जाएगी। आई करंट इधर फ्लो होगी इस तरीके से, और ये ऐसे भी फ्लो हो सकती है, ऐसे भी फ्लो हो सकती है। तो एक कंडीशन कुछ भी लगा दें हम, ठीक है। मान लीजिए आई करंट इसमें से फ्लो होने लग जाती है। जब आई करंट इसमें से फ्लो होगी तो ये जो कॉइल है, इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाएगा। अब यहां पर समझिए कि कैपेसिटर स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, बट द सोलिनॉइड और दिस कॉइल स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एनर्जी स्टोर कर रहा है चार्ज के रूप में, और चार्ज जब फ्लो हो रहा है तो इसके अंदर वो सारी एनर्जी कम होती जा रही है, और वो कम एनर्जी होकर एनर्जी किसको मिल रही है, इसको मिल रही है, और ये एनर्जी को स्टोर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड इसमें इंक्रीज होता जाएगा तो इंक्रीज होते होते मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम होते इसकी पोलैरिटी वापस से चेंज हो जाएगी और वापस से कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर चार्ज होगा, इसकी पोलैरिटी चेंज होगी, वापस से ये दोनों म्यूचुअल इस तरीके से करते रहेंगे, और होगा ये कि इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, ये ऑसिलेशन चलता रहेगा। इसको हम क्या कह देंगे, ऑसिलेशन।
मतलब सर्किट जो है वो ऑसिलेट कर रहा है। तो इस तरीके के सर्किट्स जो लगाए जाते हैं इन्हें हम कहते हैं ऑसिलेटर्स। व्हाट वी कॉल देम? ऑसिलेटर्स। तो ये टैंक सर्किट है जिसके थ्रू हम इसको पढ़ेंगे। तो ये देखिए यहां पर एक चीज समझने का है कि क्या समझना है भाई? समझने का ये है कि भाई मान लीजिए इसके अंदर से फ्लो कर रहा है तो क्या एनर्जी हमेशा ऐसा ऑसिलेशन होता रहेगा? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमेशा कंडीशंस जो हैं वो आइडियल नहीं होती। जब कंडीशन आइडियल नहीं है मींस व्हाट? मींस दैट कि ये जो वायर हमने काम में लिया है क्या ये आइडियल वायर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई तो रेजिस्टेंस होगा, तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस से कुछ हीट लॉस हो सकता है और इसी वजह से हम कहते हैं रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज कम हो सकता है, वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है और करंट की वैल्यू चेंज होती जाएगी और धीरे धीरे ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड जो होगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। मान लीजिए ऑसिलेशन जो है इस तरीके से सस्टेन रहने चाहिए, लेकिन ऑसिलेशन सस्टेन नहीं रह पाते हैं, उनका एम्पलीट्यूड एक जैसा नहीं रह पाता है, धीरे धीरे उनका एम्पलीट्यूड कम होता जाता है और इस तरीके के ऑसिलेटर जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं डैम्पिंग ऑसिलेटर। पढ़ा था ना हमने 11th क्लास में। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? डैम्पिंग ऑसिलेटर होते हैं। अब डैम्पिंग ऑसिलेटर बोले साहब इसका एम्पलीट्यूड तो धीरे धीरे कम होता जाएगा, बिल्कुल कम होगा। दो केसेस हो सकते हैं, एक एनर्जी का लॉस हो सकता है डैम्पिंग के थ्रू, वायर के रेजिस्टेंस के थ्रू, और सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि ये जो वायर के अलावा इसके अंदर रेडिएशन के थ्रू भी एनर्जी लॉस हो। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ऑसिलेट करता रहे। हाँ, ये जरूर किया जा सकता है कि बाहर से एक इंडक्टर इंड्यूस कर दिया जाए इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, और वो हर साइकिल में इन एवरी साइकिल इट कंपनसेट द एनर्जी, मतलब उसकी एनर्जी जितनी लॉस हुई है उस एनर्जी को इसको दे दे तो ये मेंटेन रह पाएंगे, अदरवाइज इनमें डैम्पिंग होना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया बेटा एलसी ऑसिलेटर। इसके अंदर हम यदि किरचॉफ लॉ लगा दें तो कुछ और भी चीजें निकाली जा सकती। किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो इसमें तो कोई बड़ी चीज है ही नहीं है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? Q/C इसका चार्ज है माइनस LdI/dt इज इक्वल्स टू 0। और इसको यदि मैं I को माइनस dQ/dt मान लूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? Q/C प्लस, या फिर इसको ऐसे लिख लें LdI/dt d2Q/dt2 प्लस Q/C इज इक्वल्स टू 0। तो ये देखिए, ये कंडीशंस को देखिए आप, जब कंडीशंस को देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ये चीजें। d2Q/dt2 प्लस LC इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को याद करिए, इस 11th क्लास के इक्वेशन को याद करिए जिसके अंदर हमने ये ऐसी इक्वेशन कहीं देखी थी क्या? d2x/dt2 प्लस ω0² इज इक्वल्स टू 0। यहां पर भी x, यहां पर भी x, यहां पर भी q, यहां पर भी q। इसका मतलब दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू द इक्वेशन ऑफ एन ऑसिलेटर। That's why we can say that this circuit is oscillating, the charge is oscillating, हम कहेंगे ये ऑसिलेट। और इन दोनों को यदि कंपेयर करें तो ω0² की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 1/LC। ω0 इज द फ्रीक्वेंसी, दैट इज 1/√LC। इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये वो फ्रीक्वेंसी है जिससे ये ऑसिलेट कर रहा है। इसमें हम चार्ज की इक्वेशन को लिख सकते हैं, दैट इज Qm cos ωt प्लस फाई लिख सकते हैं इनिशियल कंडीशन में। इनिशियल कंडीशन देखिए, जनरली हमें क्या लेनी चाहिए? इनिशियल कंडीशन किसकी टर्म में? साइन की टर्म्स में तो ली जा सकती थी, अज्यूम किया है तो नहीं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इनिशियली कैपेसिटर को क्या रखना पड़ेगा? चार्ज रखना पड़ेगा। यदि चार्ज नहीं रखोगे तो इनिशियल कंडीशन में t इज इक्वल्स टू 0 हो और फाई इज इक्वल्स टू 0 हो तो बचा क्या? q इज इक्वल्स टू Qm। लेकिन यदि कंडीशन इनिशियली चार्ज नहीं होगी तो यहां प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल कंडीशन में इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा Qm। इनिशियल कंडीशन में इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा जब स्टार्ट होगा। अब मान लीजिए Q 0 ही है
तो Q 0 होगा। यदि मान लीजिए ये दोनों 0 हो जाएं, इनिशियल कंडीशन में T0 और phi 0 हो जाए तो कॉस तो मैक्सिमम होता, लेकिन साइन होता तो 0 हो जाता, तो चार्ज कितना होता? 0। जब चार्ज ही नहीं होता इनिशियल कंडीशन में तो ये ऑसिलेट कैसे करेगा भाई? तो इनिशियल कंडीशन में हमें ये कॉस वाली टर्म्स ली है, ठीक है। तो हम यहां पर इस तरीके से आई निकालना हो तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दें, क्योंकि आई को हम कैसे डिफाइन करते हैं? माइनस डी क्यू अपॉन डी टी किया था ना। देखिए आई को हमने कैसे डिफाइन किया था? माइनस डी क्यू अपॉन डी टी। तो हम यहां कह देते हैं माइनस को लगाएं तो माइनस तो यहां पर हो जाएगा, कॉस का माइनस होता है, उस माइनस से माइनस कैंसिल, साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और एक ओमेगा भी तो आ जाएगा तो ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, तो आई हमारे पास आ जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। और यहां पर फाई को 0 कंडीशन में भी ले सकते हैं। ओमेगा हमारे पास कितना आ गया? आई एम कितना आ गया? दैट इज क्यू एम ओमेगा। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इनिशियल कंडीशन क्या ले रहे हैं, फाई 0 ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो कुल मिला के हम इसको इजीली समझ सकते हैं। एक और समझने का है कि हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि एक एग्जाम्पल है आपकी बुक का जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि किसी भी कंडीशन में द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। ये एक क्वेश्चन भी हो जाएगा एनसीईआरटी का, एक एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन भी हो सकता है, दैट प्रूव दैट एट एनी कंडीशन एट एनी टाइम टी द सम ऑफ बोथ द एनर्जीज इज इक्वल। तो इसके लिए हमें पुराने चैप्टर पर एल के लिए जाना पड़ेगा और सेकंड चैप्टर में हमें जाना पड़ेगा क्यू के लिए कुछ इक्वेशंस लानी पड़ेगी वहां से, कि चार्ज के लिए क्या इक्वेशन होती है, आई के लिए क्या इक्वेशन होती है, और यहां पर इसकी एनर्जी के लिए क्या इक्वेशन होती है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट न्यूमेरिकल टाइम में इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्यू स्क्वायर अपॉन 2c टोटल चार्ज लेना पड़ेगा। इसी कंडीशन में इन दोनों को हमें ऑसिलेटिंग कंडीशन में लाके एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो फिर हम इसको प्रूव कर पाएंगे। तो ये तरीका आप याद रखिए, बुक में से पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया बेटा एलसी ऑसिलेशन। एक और टॉपिक इस वीडियो में हम डिस्कस करना चाहेंगे और वो है हमारा ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? एक हम पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। क्या पढ़ा है? ट्रांसफॉर्मर 2 टाइप के होते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। करता क्या है ट्रांसफॉर्मर? हाई वोल्टेजेस को लो वोल्टेजेस में और लो वोल्टेजेस को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। बोले साहब जरूरत कहां पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी कि भाई जो हमारे एक जगह से दूसरी जगह में, जहां पर भी आपका जो सिटी का कह दीजिए या फिर पूरे स्टेट का कह दीजिए, डिस्ट्रिक्ट का कह दीजिए, जो पावर सोर्स है, जहां से पावर आ रही है, जहां से ये करंट इलेक्ट्रिसिटी बनकर आ रही है, चाहे आप स्टेट का कोई पावर स्टेशन ले लीजिए जहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वहां से जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो उसे हाई वोल्टेजेस में भेजा जाता है। अब घरों में तो हाई वोल्टेजेस काम में नहीं ले सकते, इसके लिए हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है? लो वोल्टेज में। हमारे घरों में जो वोल्टेजेस आती है 220 वोल्ट, जबकि हाई टेंशन लाइन होती है वहां पर 11,000 वोल्ट, 5,000 वोल्ट, इतनी वोल्टेजेस आती हैं। तो इसको कन्वर्ट करना जरूरी हो गया कि नहीं हो? तो हमें हाई वोल्टेजेस को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना होता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? ट्रांसफार्मर चाहिए। हमारे घरों के बाहर गलियों में, हमारे लेन्स में ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं। वो हाई वोल्टेजेस लाइन को किस में कन्वर्ट करते हैं? हाई वोल्टेजेस को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। तो ये काम कौन करता है? ट्रांसफार्मर करता है। 2 टाइप के ट्रांसफार्मर हम पढ़ने वाले हैं। एक तो होता है स्टेप अप और दूसरा होता है स्टेप डाउन। अब इनकी बनावट किस तरीके से होती है? वैसे तो इनमें कोई खास बनावट में फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन हम थोड़ा सा बनावट 2 तरीके की बना देते हैं जिससे थोड़ा समझने में इजी हो जाए। ठीक है, 2 ही एग्जाम्पल ले लेंगे, उससे ठीक रहेगा। देखिए यहां पर मान लीजिए मैं यहां पर कुछ कॉइल्स इस तरीके से लगा देता हूं। ठीक है, यहां पर मैं इसे कह देता हूं प्राइमरी कॉइल, इसे मैं कह देता हूं सेकेंडरी कॉइल। द नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस कॉइल इज Np, नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस कॉइल इज Ns। एक और मैंने कॉन्फ़िगरेशन बनाया है इस तरीके का
ये भी सेम ही है NP NS, लेकिन यहां पर वाइंडिंग अलग अलग टाइप से की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि हमें ये देखना होता है कि ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स जो है वो उससे अटैच रहे, प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल अटैच रहे। है ना कमाल की बात। जब फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किए थे तो उसे ये नहीं पता था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो इंड्यूस्ड हो रहा है, यहां से जो फ्लक्स जो है वो यहां पर पहुंच रहा है, फ्लक्स चेंजेस से जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है सेकेंडरी कॉइल पर, देखिए यहां पर कोई कनेक्शन नहीं है, सीधा ही फ्लक्स चेंजेस इसमें होता है तो इससे अटैच फ्लक्स भी चेंज होता है और उससे ईएमएफ इंड्यूस होता है और करंट फ्लो होने लग जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है यदि आप इसको अच्छे से समझें। अब ट्रांसफॉर्मर मेनली होते क्या हैं वो समझिए। मान लीजिए इनपुट इधर से होगा प्राइमरी कॉइल से और आउटपुट सेकेंडरी कॉइल से होगा। मान लीजिए इनको डिफाइन कैसे करें। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का मतलब यह है कि इसका आउटपुट ज्यादा है। स्टेप अप मतलब लो वोल्टेजेस को हाई वोल्टेजेस में कन्वर्ट कर रहा है, और इसके लिए क्या होना चाहिए, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो प्राइमरी कॉइल से ज्यादा होना चाहिए, और इसके लिए बिल्कुल उल्टा होना चाहिए, प्राइमरी कॉइल में सेकेंडरी कॉइल से नंबर ऑफ टर्न्स कम होने चाहिए, जिससे जो फ्लक्स अटैच होगा वो कम होगा और फ्लक्स जो चेंजेस होंगे वो भी कम होंगे, और इसी वजह से वोल्टेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये सिंपली डिफाइन किया जा सकता है इनको। लेकिन हमारे पास फैराडे का रूल है। फैराडे ने कहा था कि मान लीजिए एक में फ्लक्स चेंज होगा तो दूसरी कॉइल के एंड पर क्या जनरेट होगा, एक ईएमएफ जनरेट होगा। तो सेकेंडरी कॉइल के एंड्स पर जो ईएमएफ जनरेट हुआ है वो कितना हुआ है वो देख सकते हैं, -NS d∅dt। मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि फ्लक्स पूरा का पूरा अटैच हो रहा है, तो कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। यदि मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं और मैं देखिए ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है उसे हम वोल्टेज के रूप में भी लिख सकते हैं, तो आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं किससे, Vs से, और इसको रिप्लेस कर सकते हैं Vp से। दोनों को यदि मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास जो रिलेशन आएगा Vs अपॉन Vp दैट इज इक्वल्स टू NS अपॉन NP। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मेरे पास आया है। देखिए ये कहना क्या चाह रहा है वो समझिएगा। हम ये देखना चाह रहे हैं कि भाई मान लीजिए यहां से यहां पर जब करंट इंड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो कुछ ना कुछ पावर लॉस होता है। हम ये पर्टिकुलर केस मान लें जिसके अंदर कोई पावर लॉस नहीं है। इस पर्टिकुलर केस में क्या है, एक ही कॉइल के ऊपर दूसरी कॉइल बांध दी जाती है। इससे क्या होता है, सारा का सारा फ्लक्स इससे अटैच हो जाता है दूसरी कॉइल से। तो जो फ्लक्स चेंजेस प्राइमरी कॉइल में होते हैं वो कि वो सेकेंडरी कॉइल में हो जाते हैं, जिससे सारा का सारा फ्लक्स चेंज होता है और सारा का सारा फ्लक्स चेंज से ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो यहां पर हम इस कंडीशन को देखना चाह रहे हैं। मान लीजिए P इनिशियल जो है वो P फाइनल है, मतलब कोई पावर लॉस नहीं है। जब पावर लॉस नहीं है, या फिर मैं कहूं P प्राइमरी इज इक्वल्स टू P सेकेंडरी, तो मैं कहूंगा कि इन दोनों कंडीशंस के लिए P इज इक्वल्स टू होता है VP इज इक्वल्स टू VS। ठीक है, I इज द करंट, पावर इज इक्वल्स टू होता है V इंटू I। इनकी टर्म्स में लिखूं तो मैं लिख देता हूं VS अपॉन VP दैट इज इक्वल्स टू IP अपॉन IS। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को यदि मैं एक साथ लिख लूं तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, VS अपॉन VP, देखिए VS अपॉन VP इज इक्वल्स टू NS अपॉन NP, NS अपॉन NP इज इक्वल्स टू IP अपॉन IS। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। बोले साहब इसको निकाल के हम कंक्लूड क्या करना चाह रहे हैं, हम कंक्लूड ये करना चाह रहे हैं कि जब कोई पावर लॉस ही नहीं है, जब कोई पावर लॉस ही नहीं है, तो क्यों ना हम एक काम करें, हम लो वोल्टेजेस को हाई वोल्टेजेस में चेंज कर रहे हैं। लो वोल्टेजेस को हाई वोल्टेजेस में क्या चेंज किया जा सकता है, यदि करेंगे
तो ये तो बहुत अच्छा सोर्स है कि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। हमारा ट्रांसफॉर्मर जिसमें लो वोल्टेजेस लगा दीजिए, इसमें हाई वोल्टेजेस हमें मिलता जाएगा। What we are going to do only, that is increasing the number of turns in the secondary coil, और उसी से हमें क्या हो जाएगा, उससे हमें हाई वोल्टेज मिल जाएगा। और यही तो हमें चाहिए। हाई वोल्टेजेस मींस यहां पर कोई भी एनर्जी कंजर्वेशन की बात करना चाहे तो ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? ये तो काम किया जा सकता है, तो करते क्यों नहीं है? तो इसका आंसर हमें यहां मिलता है कि एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। और देखिए किस तरीके से हम यहां पर कह रहे हैं कि भाई जब आप वोल्टेज बढ़ा दोगे तो क्या होगा। मैं मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स के रेस्पेक्ट में देखूं तो मैं दो चीजें लिखना चाह रहा हूं, दो एक्सप्रेशन लिखूंगा। एक तो Vs का लिखूंगा, Vs नंबर ऑफ टर्न्स के रूप में लिखूं तो मैं क्या कर सकता हूं, दैट इज Ns अपॉन Np इंटू Vp। और एक Is और लिख लेता हूं, Is इज इक्वल्स टू, Is को इधर ले जाएं, ये उल्टा हो जाएगा, Np अपॉन Ns इंटू Ip। इन दोनों इक्वेशन को आप देखिए। मैं क्या कर रहा हूं, सेकेंडरी कॉइल के अंदर मुझे आउटपुट बहुत ज्यादा वोल्टेज चाहिए। आउटपुट मतलब Vs, सेकेंडरी कॉइल पर आउटपुट मुझे ज्यादा चाहिए। यदि मैं आउटपुट वोल्टेज बढ़ाऊं तो इसके लिए मुझे क्या करना है, simply I can increase the number of turns in the secondary coil by which I will get the maximum voltage। लेकिन यहां बात समझने की है, जैसे ही मैं इनको इंक्रीज करूंगा नंबर ऑफ टर्न्स को, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होने से द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल विल डिक्रीज। increasing the number of turns in the secondary coil, voltages increases, at the same amount the current decreases, so the conservation of energy follows। यहां पर कंजर्व है चीजें कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी, यहां पर पावर कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं कि पावर कंजर्व है, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घट जाएगी, ये हमारे दिमाग में रखना। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि यहां पर इसकी वजह से पावर लॉस हो सकता है। यहां पर कुछ मेथड्स हमारे बुक के अंदर दे रखे हैं कि जिनकी वजह से पावर लॉस होता है। हमारे पास जो पावर लॉस जो होगा ट्रांसफार्मर में, इसके कोर के अंदर जो है वो मेटल लगा हुआ होता है और वो लेमिनेट किया हुआ होता है। ठीक है, लेमिनेशन से क्या होगा, उसमें एडी करंट्स। तो हमारे पास पावर लॉस का मेन हो गया, एडी करंट्स बनते हैं इसके अंदर जिसकी वजह से पावर लॉस होता है। सेकेंडली हम कह सकते हैं पावर लॉस किस वजह से होगा, फ्लक्स पूरी तरीके से लीकेज नहीं होता, तो फ्लक्स लीकेज भी हो सकता है। ठीक है, और हिस्टेरेसिस लॉस भी होता है। मैग्नेटाइजेशन जब इनका होता है तो ये भी यहां पर पॉसिबल है। एक आध और हैं जिनको आप बुक में से पढ़ लीजिएगा। तो इस तरीके से हम ट्रांसफार्मर के अंदर ये कंसेप्ट समझ सकते हैं और इन फॉर्मूलों को याद करते हुए न्यूमेरिकल भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा बेटा चैप्टर आई थिंक ऑफिशियली कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जिनको हम जैसे ही कोर्स कंप्लीट होता है तो रिवीजन की टर्म्स में देखेंगे।